हाँ बच्चे, मैं हूँ अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किस ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड किसको दिया जा सकता है और किस ब्लड ग्रुप वाले से कौन सा व्यक्ति ब्लड ले सकता है, मतलब किस ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस ग्रुप में हो सकता है और किस दूसरे ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड कोई व्यक्ति ले सकता है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि ब्लड के कंपोजिशन पर, जिससे कि जो बेसिक फर्स्ट होता है 10th के बच्चों का ब्लड से संबंधित प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न सीख लें। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे कि लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, बोन हैं, फिर मस्कुलर टिश्यूज हैं, बहुत सारे तरह के वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो हम अभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे, ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड क्या है। तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। होता है ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड का 55% पार्ट है, मतलब लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट 55%, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। और दूसरा है सॉलिड पार्ट, जिसको ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ये 45% पार्ट ऑफ ब्लड बनाता है। ब्लड का 45% पार्ट सॉलिड है, जिनको ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ये जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों ही टाइप के ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स के द्वारा। और इसीलिए जिन सेल्स से होता है हीमोसाइटोब्लास्ट्स कहलाते हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट्स जो स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वही आगे चलकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन शुरू होता है और फॉर्मेशन होने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये तीनों में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब फिर आ जाइए इधर कि ब्लड प्लाज्मा जो है ये 55% पार्ट है। इसके इनग्रेडिएंट्स की चर्चा करें तो कौन कौन से इनग्रेडिएंट्स होते हैं? तो ब्लड प्लाज्मा का 90% पार्ट वाटर होता है और इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, डेड माइक्रोब्स एंड डेड ब्लड कॉर्पसल्स, इतना मिला के ये 10% होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के हाइजीनिक स्टेटस, बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह पर डिपेंड करते हुए इनका परसेंटेज आपस में ही कम या अधिक होता रहता है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी को डिटरमिन करता है कि हेल्दी फिजियोलॉजी होगी, एवरेज होगी या अनहेल्दी होगी। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं आपस में ही, लेकिन घटते बढ़ते हुए टोटल 10% कांस्टेंट रहेगा। कोई बढ़ेगा तो कोई दूसरा घटेगा, इसीलिए। अब आ जाइए इधर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर रखा है। जैसे आरबीसी की संख्या 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। इसका अर्थ है 40 लैक्स to 60 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। 1 mm लॉन्ग, 1 mm ब्रॉड और 1 mm हाइट का अगर हम क्यूब बनाएंगे तो ये आ जाएगा क्यूब 1 मिलीमीटर क्यूब। तो कितना छोटा सा वॉल्यूम है 1 मिलीमीटर क्यूब। इतने में 4 से 6 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं और वहीं डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा 10,800 पर मिलीमीटर क्यूब। ऐसे इन सब की जो संख्या है ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि एग्जैक्टली इतना ही रहेगा, ये कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है। और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है।
प्लेटलेट्स की संख्या के बारे में आप सुनते होंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब डिजीजेज के केस में जिनमें प्लेटलेट्स की संख्या रैपिडली डिक्लाइन करती है, तेजी से इनकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, तो कभी कभी प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं। तो कभी किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, कभी हीमोग्लोबिन चढ़ाया जाता है, कभी सिर्फ एंटीजन, कभी एंटीबॉडी। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स, किसी को हो सकता है ज़रूरत किसी और कंपोनेंट को चढ़ाने की। तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का ब्लड उठा के दूसरे व्यक्ति में डाल दें, ग्रुप मिला के, इतना ही नहीं है। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को देने की ज़रूरत होती है वही कंपोनेंट दिया जाता है। तो इनकी संख्या के बारे में आपने देख लिया। आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, अर्थात जैसे ही कोई आरबीसी बन गया तो बनने के 120वें दिन इनको डिस्ट्रॉय हो जाना है। कहाँ पर डिस्ट्रॉयड होंगे? तो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉयड होते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी देख लीजिए, 13 to 20 डेज में ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और कहाँ पर इनका डिस्ट्रक्शन होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम में इनका डिस्ट्रक्शन होता है। और प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लंग्स में, जिनमें मेन कंपोनेंट्स हैं प्लेटलेट्स के डिस्ट्रक्शन का स्प्लीन एंड बोन मैरो, यही जाके मेनली ये डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो बनते हैं ये तीनों के तीनों टाइप के ब्लड कॉर्पस्कल्स कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो, जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट लॉन्ग बोन्स होते हैं, उनके जो रेड बोन मैरो होते हैं, उनमें जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स हीमोसाइटोब्लास्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन्हीं हीमोसाइटोब्लास्ट से प्रोड्यूस्ड सेल्स से डिफ्रेंशिएट होकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनते हैं। वैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा किए हैं आगे कि डब्ल्यूबीसी ये होते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इतने टाइप के 5 काइंड्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं। एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है इयोसिनोफिल सेल्स, और इनमें लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में भी होता है। लिम्फोसाइट्स का स्पेशली फॉर्मेशन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में भी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स कितने तरह के? तो 2 तरह के। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। पूरे के पूरे सारे डब्ल्यूबीसी का काम है, ये हमारे बॉडी के सिपवाइज हैं, हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, और उनमें भी लिम्फोसाइट्स तो डिफेंस के लिए ही बने हुए हैं, इनका 100% वर्क डिफेंस है। तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब देखिए कि ये टी लिम्फोसाइट्स के बारे में कि ये बनते हैं लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन में, और इसके साथ साथ ये टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड्स में बनते भी हैं, और जो नहीं भी बने थाइमस ग्लैंड में, जो टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में नहीं भी बने हैं, अगर वो लिम्फ नोड में बने हैं, स्प्लीन में बने हैं, तब भी उनका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में ही होगा। वैसे थाइमस ग्लैंड में ये फॉर्म्ड भी होते हैं, प्रोड्यूस्ड भी होते हैं, और मैच्योर भी होते हैं। यहाँ आप एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल सेल्स को देख रहे हैं। अब देखिए, जे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के 45% कंपोनेंट मेंटेन रखता है। लेकिन इनमें कभी आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, कभी डब्ल्यूबीसी की कम हो जाती है, कभी प्लेटलेट्स की कम हो जाती है, या कभी किसी का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, लेकिन 45% ही मेंटेन रखने की कोशिश करता है हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी। लेकिन अगर सिर्फ डब्ल्यूबीसी की बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो भी है, जितनी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, फिर भी मान लेते हैं कि इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या बढ़ गई,
तो इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या बढ़ गई तो ज़्यादा संभावना है कि बेसोफिल सेल्स की संख्या घट जाएगी, या न्यूट्रोफिल सेल्स की संख्या घट जाएगी, या इनमें से किन्हीं की संख्या घट जाएगी। और ये इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या यदि बढ़ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को इयोसिनोफिलिया हो गया है। ठंडी चीज़ों से उसको परहेज करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। सर्दी खांसी की शिकायत रहती है, बुखार आ सकता है, आँखों से पानी आ सकता है, इरिटेशन, ईचिंग, ये सब केसेस आ सकते हैं। तो इयोसिनोफिल सेल्स बढ़ने पर इयोसिनो या इस्नोफिलिया बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया ये हो जाता है। मतलब ये हाईली सेंसिटिव हो जाता है टू एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो अब हम लोग आगे देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये आउटलाइन हमने बतलाया, इतना आउटलाइन दिमाग में रखने की जरूरत है।